स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th में एचसी वर्मा के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस कर रहे थे और हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स का सॉल्यूशन किया था। सबसे पहले हमने किया ऑब्जेक्टिव 1, फिर ऑब्जेक्टिव 2 एंड देन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ और 3 के साथ हम इन कर जाएंगे अपने काइनेमेटिक्स सेक्शन में और वहां पे सबसे पहले हम रेस्ट एंड मोशंस की न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसमें भी हम वही अपना जो हमारा स्ट्रेटजी था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव 1, देन ऑब्जेक्टिव 2 एंड देन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स। और हाँ, आप जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करना ना भूलें। आपके बुक में एचसी वर्मा के बुक में जो एग्जांपल्स हैं उसको आप पहले सॉल्व कर लें, देन आप ऑब्जेक्टिव 1 में आए, ऑब्जेक्टिव 2 में आए, देन एक्सरसाइज में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा ऑब्जेक्टिव 1 के साथ। तो ऑब्जेक्टिव 1 में पहला क्वेश्चन क्या है? A motor car is going due north at a speed of 50 km per hour. It makes a 90-degree left turn without changing the speed. Then the change in the velocity of the car, जो velocity में चेंज आएगा कार का, वो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखता है कि ये कहाँ जा रहा है, ड्यू नॉर्थ, है ना। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम कुछ इस तरह से लेते हैं, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। यहां पे हमसे क्या कहा गया है कि एक मोटर कार कहां जा रहा है, नॉर्थ में। ये चला गया नॉर्थ में, है ना, ये गया नॉर्थ में। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। देन फिर ये यहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है और कहां चला जाता है? तो आंसर ये चला जाता है वेस्ट की तरफ। सेम यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, सेम स्पीड। हमसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी का हम सबसे पहले यहां पे वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। ये कहां चला गया? तो ऊपर गया नॉर्थ में। तो नॉर्थ के लिए, है ना, हम यहां पे कैसे लिखेंगे? फॉर नॉर्थ, नॉर्थ के लिए हमारा कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। एंड फॉर वेस्ट कितना हो गया? ये भी 50 है, तो इसको भी मैं लिखता हूं 50 किलोमीटर पर आवर। बट यहां पे आप जानते हैं ईस्ट में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, वेस्ट में नेगेटिव लेते हैं, तो यहां हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी था, ये था हमारा इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारा था फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो आंसर है v फाइनल माइनस v इनिशियल, व्हिच मींस -50 -50। ये आने वाला है, लेकिन ये जो -50 है ये आपका ये वेस्ट में है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन है और ये नॉर्थ वाला है। तो मैं इसके लिखूंगा -50 आई कैप और -50 जे कैप। मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। क्यों? वेस्ट है यानी एक्स वाले की तरफ है, तो एक्स डायरेक्शन में इसके लिए, इधर के लिए क्या लिखूंगा मैं? आई कैप। एक्स वाले के लिए आई कैप और ये नॉर्थ है, ये वाई है, तो वाई के लिए जे कैप। तो आप यहां देख सकते हैं दोनों ही क्या नेगेटिव है, यानी ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है चेंज इन वेलोसिटी में। और अगर चेंज इन वेलोसिटी में दोनों नेगेटिव है तो ये माइनस आई क्या हो गया? वेस्ट की तरफ, और ये माइनस जे आपको किधर बताएगा? यानी कि नीचे की तरफ। यहां पे फिर से देखिए -50 जे है, तो माइनस जी किधर बताएगा? नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। यानी कि ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका साउथ। तो क्लियर हमें दिखता है। पहले इसका हम देख लेते हैं, इसका हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, जिसको हम डेल्टा वी कह सकते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आंसर है, चूंकि वेस्ट और साउथ का रिलेशन आ रहा है, 90 डिग्री रिलेशन आ रहा है, तो हम सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे। यानी -50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाता है 2500 प्लस 2500 यानी 5000, जो कि आपका 70 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर आता है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 70 किलोमीटर पर आवर तो है ही, लेकिन ऑप्शन भी क्या क्या है? आंसर पहला ऑप्शन है टुवर्ड्स वेस्ट, तो आंसर इज नो, टुवर्ड्स वेस्ट तो नहीं है। यहां पे माइनस आई के साथ क्या है? माइनस है, तो ये वेस्ट इंडिकेट कर रहा है, और जे का माइनस यानी कि नीचे, नीचे क्या है? साउथ है, तो साउथ इंडिकेट कर रहा है। यानी हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो साउथ वेस्ट होना चाहिए। इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 70 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट है, 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा?
Figure 3Q2 shows the displacement time graph of a particle moving on the x-axis। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं पहले, द पार्टिकल इज कंटिन्यूअस गोइंग इन पॉजिटिव एक्स, कंटिन्यूअस गोइंग नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका यहाँ दिख रहा है मुझे, ये स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हम यूनिफॉर्मली, है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन वो पैरेलल आपका जो दिख रहा है टाइम एक्सिस के पैरेलल, वो दिखाता है कि बॉडी अब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अपने जगह पे रुकी हुई है। यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t नॉट। ठीक है, टाइम t नॉट तक हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ये बढ़ रहा है, और अब उसके बाद क्या हो जाता है? देन स्टॉप्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, है ना। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की। A particle has a velocity u towards east। एक पार्टिकल का वेलोसिटी है towards east at t is equals to 0। Its acceleration is towards west, which is constant, है ना। And xa, xb be the magnitude of displacement in the first 10 second and the next 10 second। पहले 10 सेकंड में xb चला जाता है और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में वो xb चला जाता है। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, xa लेस देन xb, xa इक्वल्स टू xb और xa ग्रेटर देन xb, और लास्ट है द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ xa एंड xb। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी दिया गया है u हमारा अननोन है, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 0 पे, और इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट। एक्सेलरेशन भी हमारा a है यहाँ पे, चलिए ठीक है, वेस्ट में, यानी कि नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन। हमसे बोला गया यहाँ पे xa और xb दिया है फर्स्ट 10 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है मेरा कि अगर मैं इसको बोलूं कि फर्स्ट 10 सेकंड, है ना, उसमें हमारा क्या है? xa है आपका डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो फॉर फर्स्ट 10 सेकंड xa हो गया आपका s ut, u तो ठीक है, ut प्लस हाफ a क्या होगा? वेस्ट में है, कांस्टेंट है, तो वेस्ट के लिए तो यहां माइनस लगा देते हैं। तो ये xa आपका आ जाता है कितना? ut माइनस हाफ a t स्क्वायर, है ना। क्योंकि फर्स्ट 10 सेकंड की बात हो रही है तो मैं यहाँ t के प्लेस पे 10 डाल दूंगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 10 यहां डाल दूं तो t हो जाएगा 10u माइनस, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 से 2 कट गया 50 बार में, तो माइनस 50a। दिस इज xa फर्स्ट 10 सेकंड में। और नेक्स्ट 10 सेकंड की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 10 सेकंड की बात करूं तो टोटल मेरे पास 20 सेकंड आता है। नेक्स्ट 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड, यानी कि मैं फॉर 20 सेकंड की अगर बात कर रहा हूं तो मेरे पास जो 20 सेकंड के लिए डिस्टेंस आएगा, यानी इस बार मैं x20 निकालता हूं, तो फिर से क्या आएगा? ut माइनस हाफ a t स्क्वायर तो होना ही है, ठीक है, जो कि वेस्ट में है। यहाँ पे u ठीक है, t कितना आएगा? 20, तो 20u माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 2 से कट जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 200a। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं यहां से xb निकालना चाहूं तो xb कैसे निकलेगा? टोटल 20 सेकंड में से मैं पहला वाला 10 सेकंड वाला xa माइनस कर देता हूं, है ना। x20 माइनस xa, तो कितना आ जाएगा? x20 ut सॉरी यहाँ पे कितना है? 20u माइनस 200 है, इसमें माइनस हो जाएगा आपका कौन सा? ये 10u माइनस 50a, तो कितना आ जाता है? 20u माइनस 10u, तो 10u माइनस 200 और ये प्लस 50, तो ये माइनस 150a। ये आपका xb आता है ना, ये xb है। तो ये आपका है xa कितना था मेरा? 10u माइनस 50a, और xb कितना आ गया? 10u माइनस 150b। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि xa लेस देन xb है, xa बराबर xb है, xa ग्रेटर देन xb है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x से मेरा यहाँ पे u और a पर डिपेंड करता है, यहाँ भी x भी u और a पर डिपेंड करता है। हमें न तो u पता है न तो a पता है कितना है, तो मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर सकता हूँ कि x से बड़ा है कि x भी बड़ा है कि दोनों बराबर है, मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन
तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, ओके। आप देख सकते हैं मैंने एक्स भी निकाल लिया, इतना आ गया, एक्स भी निकाल लिया, इतना आ गया। दोनों यू और ए अगर हमें पता होता तो हम फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता है तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनसफिशिएंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? Person traveling on a straight line moves with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, टाइम इक्वल है, तो डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है। कैसे बताते हैं? एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास मान लीजिए उसे ए से बी तक जाना है, ये आपका टाइम टी के लिए वेलोसिटी कितना है v1, और फिर से अगले टाइम टी के लिए वेलोसिटी कितना है v2। मान लीजिए ये x है और ये भी x है, तो क्या होता है फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए? तो आंसर है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, t dt अपॉन t dt, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? तो आंसर है, निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। तो आंसर है टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे x और x के टर्म में नहीं लिखते हैं, हम स्पीड और टाइम के टर्म में लिखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो आंसर है फर्स्ट x जो होगा वो हो जाएगा v1 into t, v1 into t, और ये भी x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v2 into t, है ना। तो टोटल कितना हो गया? v1t plus v2t, तो v1t plus v2t। और टाइम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो t plus t कितना हो जाएगा? 2t। ठीक है, तो यहां से t कॉमन, तो क्या बच गया? v1 plus v2 अपॉन 2t, t कैंसिल, क्या आ गया? v1 plus v2 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर ए। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सिमिलरली अगर मैं 5th क्वेश्चन देखूं, क्या है? अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x and with a uniform velocity v2 for the next equal distance, then the average velocity कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे फिर से बात यहीं पर है, ये डिस्टेंस जो दोनों का क्या है? दोनों इक्वल डिस्टेंस फिर से दिया है। चलिए x की बात मैं कर रहा हूं, दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ v1 है, यहाँ भी v2 है। तो यहां से मैं अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो कैसे निकालूंगा? तो बड़ा सिंपल प्रोसेस आप देख सकते हैं। इस केस में फिर से हम वही यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? तो आंसर है x प्लस x, यानी कि 2x। टोटल टाइम कितना है? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। x यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 2x, यहां से x कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x कैंसिल आ गया। हम निकाल क्या रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी v कितना निकल रहा है? 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो यहाँ 2 हो गया, v1 v2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2। ये कहां चला जाएगा? ऊपर, तो v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। अच्छा, अगर मैं दोनों को, ये नीचे 1 होता है, ये अगर मैं दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। 2 को मैं यहां ले जाता हूं, तो 2 अपॉन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। और अगर मैं इसको फाइनली अलग अलग कर दूं तो v1 अपॉन v1 v2, v1 कैंसिल, तो 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v1, यानी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको मैंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। तो ये मेरा आंसर आ जाता है 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन। एलिवेटर मतलब यहाँ लिफ्ट की बात हो रही है, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और उसमें हम एक स्टोन रिलीज करते हैं। तो स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होता है? स्टोन तो नीचे गिरेगा, किस एक्सेलरेशन के साथ? आंसर तो फ्री फॉल करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ काम करता है, यानी कि 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जी डाउनवर्ड। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 7,
A person is standing near the edge of the top of a building, throws two balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hits the ground with a speed VA and the ball B hits the ground with velocity VB. तो आपके पास क्या होगा, VA VB से बड़ा होगा कि VA छोटा होगा कि बराबर होगा, या फिर ये दोनों डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द ग्राउंड पे। चलिए चेकआउट करते हैं इसको हम लोग। ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। एक बॉल को ए को फेंका गया, ये ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे आता है ग्राउंड पे, है ना, और दूसरा बॉल को डायरेक्ट नीचे फेंक दिया गया, है ना, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों केस में आप देख सकते हैं, ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, दोनों को दिया गया सेम इनिशियल स्पीड। दोनों के लिए अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो यहां से यहां का, तो बॉल ए के लिए भी मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो ये h ही होने वाला है, और बी के लिए भी देखूंगा तो बी के लिए भी ये हाइट क्या है, h ही है। तो बी के लिए डिस्प्लेसमेंट और ए के लिए डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो अगर मैं ए का फाइनल वेलोसिटी देखूं वी ए, तो ये होता है रूट अंडर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ 2gh हो जाएगा va के लिए, और vb के लिए इनिशियल दोनों का सेम है, तो u स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2gh ही होना है। क्यों? बिकॉज यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो h ही है, हाइट ही है, यानी कि दोनों बराबर आ चुका है, विच मीन्स va जो है वो vb के बराबर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, va इज इक्वल्स टू VB, V is equals to VB, है ना, 7 का C। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। In a projectile motion, the velocity, in a projectile motion, the velocity क्या है ऑप्शन नंबर, is always perpendicular to the acceleration, is never perpendicular to the acceleration, is perpendicular to the acceleration for one instant only, or is perpendicular to the acceleration for two instants। तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसकी दो कंपोनेंट्स वेलोसिटी की होती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे ऊपर जाता है वो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करता है, फाइनली मैक्सिमम हाइट पर जाके, है ना। देखिए आपने पढ़ा होगा, जैसे हम इसको फेंकते हैं, ठीक है, ये तो इसका एक ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल तो हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन ये वर्टिकल जो है ये धीरे धीरे कम होता है, यहाँ पे आके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे आके यहाँ पे आप यू वाई जो होता है ये जीरो हो जाता है। कहाँ पे? तो आंसर है मैक्सिमम हाइट पे, यानी मैक्सिमम हाइट पे हमारा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बचा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचता है? तो आंसर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच जाता है। कौन सा? तो आंसर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका ux, है ना। तो इस समय ये जो वेलोसिटी है और ये नीचे तक कौन काम करता है? नीचे डाउनवर्ड में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस केस में परपेंडिकुलर है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक ऐसा समय आता है जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है। कौन सा? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो एक इंस्टेंट ऐसा हमारे पास है, यानी वन इंस्टेंट। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, और सी क्या था हमारा? इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। कब? एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 90। क्वेश्चन नंबर 9। Two bullets are fired simultaneously horizontally with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। कौन सा बुलेट पहले ग्राउंड को हिट करेगा? तो आंसर है दोनों एक साथ ही ग्राउंड को हिट करेगा। क्यों दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करेगा? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे नहीं मतलब है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपने निकाला है ना। क्या होता है टाइम फ्लाइट का? तो आंसर है कितना होता है? रूट अंडर 2h अपॉन जी, है ना। ये आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो यहाँ कौन ज्यादा स्पीड है, कौन कम स्पीड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ग्राउंड को एक साथ हिट करेंगे। यानी कि 9 का
जो करेक्ट आंसर है बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, यानी कि 9 का सी है ना, 9 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। अगर 15 डिग्री से फायर्ड करते हैं तो उसका रेंज दिया है 50 मीटर, तो 45 डिग्री से जो उसको हम कहेंगे तो उसका रेंज क्या होगा। तो आंसर है बड़ा सिंपल है, रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है। पहले केस में r कितना है, तो r दे दिया हमें 50, ये हो गया 50 u स्क्वायर साइन थीटा कितना 50, तो 50 टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अपॉन जी। तो 50 यहां से अगर मैं निकालूं तो u स्क्वायर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आता है 50 जी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी u स्क्वायर बाई 2 बराबर 50 जी। तो u स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 जी, है ना, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 जी। अब यहां से हम अगर 45 डिग्री फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर 45 डिग्री तो हमें r मैक्स मिलता है, और r मैक्स होता है कितना आपको पता है, r मैक्स होता है u स्क्वायर बाई जी, है ना, और u स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आंसर u स्क्वायर हमने निकाल लिया है 100 जी, नीचे कितना है जी, जी कैंसिल कितना आ गया 100, यानी 45 डिग्री से फाइंड करने पे हम 100 मीटर उसको दूर भेज सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर है 100 मीटर डी। 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या है 11, two projectiles A and B are projected with angle of projection 15 degree for the projectile A and 45 degree for the projectile B. If RA and RB with a horizontal range for two projectiles, then RA less than RB होगा, RA equals to RB होगा, RA greater than RB होगा, या फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तो R का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा तो हमें चाहिए लेकिन u भी चाहिए हमें, बिना u के हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि कौन दूर जाएगा और कौन नजदीक जाएगा, और यहाँ पे u गिवन नहीं है, तो डाटा जो है वो इनसफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है A river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in a still water, wants to swim across the river in the shortest time. वो shortest time में वो river cross करना चाहता है. He should swim in a direction. तो इसका मैंने बच्चों को बताया था तरीका कि एक होता है हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम टाइम, और एक हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम, है ना। डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है लेकिन टाइम कम नहीं हम ट्रेवल कर लेते हैं। तो ये अगर इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हमको इसका आंसर पता करना है। तो ये जो हमारा रिवर है, ये रिवर में ये जो वाटर है ना, ये वाटर कहाँ जा रहा है, तो आंसर है ये वाटर जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये है डायरेक्शन ऑफ वाटर, और ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है या वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये है कितना, तो आंसर है 5 मीटर पर मिनट, है ना, पर मिनट। और एक जो साउथ बैंक, ये अगर मैं इधर जाऊं तो ये साउथ हो गया, ये इधर जाऊंगा तो नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ में जा सकता है कितने से 10 मीटर पर मिनट से, है ना। तो आंसर है कि अगर ये धारा के साथ ही जाए, ये इधर ट्रेवल करे, है ना, ये सीधा ही ट्रेवल करके निकल जाए तो धारा इसको इधर ले जाएगी और ये कहीं समवेयर यहाँ पहुंचेगा। लेकिन हमको पता है, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ वाटर ये है और अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, इस डायरेक्शन में जाता है तो समवेयर ये कहीं यहाँ पहुंचता है ना, और डिस्टेंस ये मैक्सिमम है लेकिन टाइम यहाँ पे मिनिमम लगता है। ठीक है, तो इसको किधर जाना चाहिए, ड्यू नॉर्थ जाना चाहिए इसको। अगर ये नॉर्थ में जाएगा तो ये कम समय में पहुंच जाएगा, क्योंकि धारा इसको खींच के इधर ले जाएगी और फाइनली यहाँ पहुंचेगा, लेकिन समय कम लगेगा। और एक कंडीशन आता है धारा के हम जाते हैं विपरीत, इधर जाते हैं। अगर मैं यहां से यहां पहुंचना चाहता हूं, बिल्कुल अपोजिट बैंक में, अगर मैं यहां से यहां पहुंचना चाहूं तो मुझे समवेयर कहीं इधर जाना पड़ेगा,
तब ये वाटर मुझे क्या करेगा, खींच के ले जाएगा। यहाँ पे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, और जब ये यहाँ ले जाएगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा, लेकिन टाइम मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप धारा के विपरीत जाते हैं। यहाँ धारा के साथ अगर आप जाते हैं तो ये टाइम आपको कम लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा मिनिमम टाइम के लिए, ये ड्यू नॉर्थ। तो आंसर ड्यू नॉर्थ कौन सा हमारा ऑप्शन है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 12 का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर the ends P and Q of an inextensible string move downward with uniform speed u. Pulleys A and B are fixed, the mass m moves upward with a speed. बोल रहा है कि यहाँ पे P और Q दोनों डाउनवर्ड जाता है u वेलोसिटी के साथ, यानी ये भी जाता है u और ये भी u, और ये ऊपर जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि ये ऊपर ही जाएगा जब ये नीचे जाएगा। तो ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, तो मान लेता हूं कि ये ऊपर v वेलोसिटी से जाएगा। अगर मैं इसको v मान लूं तो ये जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है ये हो जाएगा v cos थीटा, है ना, कितना हो जाएगा v cos थीटा। और अगर ये v cos थीटा होगा तो ये एक ही स्ट्रिंग है, तो ये v cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा, यानी कि v cos थीटा बराबर u, तो v बराबर u अपॉन cos थीटा। करेक्ट है, तो हमने v माना था और v कितना निकल गया, u अपॉन cos थीटा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, u अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर से आप देखिए, चूंकि ये दोनों नीचे जा रहा है तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, ऊपर। किस वेलोसिटी से, v से। ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा। ये v cos थीटा इसी वाले स्ट्रिंग में, और यही स्ट्रिंग नीचे कितना जा रहा है, u से। तो जो वेलोसिटी, ये पूरे स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या होगा, एक जैसा होगा, यानी u किसके बराबर होगा, v cos थीटा के। तो v अपॉन u अपॉन cos थीटा, v इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, और इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।